नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पाद। इस वीडियो में हम 4 दुग्ध उत्पादों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले खीस, दूसरा क्रीम, फिर मक्खन और घी। ये चारों उत्पाद दुग्ध उत्पाद हैं जिसकी जानकारी 1 बाय 1 हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं खीस के बारे में। खीस होता क्या है? खीस जनरली मादा के प्रजनन के बाद में 1 से लेकर के और 5 दिन तक, कई जानवरों में इसका टाइमिंग 1 सप्ताह तक भी होता है। तो कुछ भी हो सकता है टाइमिंग, 5 दिन, 7 दिन, 1 सप्ताह। तो इस दौरान जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो दुग्ध प्राप्त न होकर के खीस प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या प्राप्त होती है? खीस हमें प्राप्त होती है। इसका रंग पीला रंग का रहता है, इसकी पहचान है, और हल्का सा गाढ़ा रहता है। ठीक है, थनों से जो भी हमें दूध जैसा ही पदार्थ होता है, लेकिन रंग इसका पीला है और इसकी श्यानता देखे तो दूध की अपेक्षा थोड़ा सा गाढ़ा होता है। कब तक? ब्याने के बाद में 5 से 7 दिन के बीच तक का जो दूध होता है वो खीस कहलाता है। अब ये खीस बछड़े को पिलानी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी पाई जाती है, और ये एंटीबॉडी नवजात बछड़े में रोग प्रतिरोधकता क्षमता को विकसित करने का काम करती है। उनको रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है, उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी पीएच क्या होती है, कौन कौन से अवयव इसमें रहते हैं। तो जनरली खीस जो है ये एक अम्लीय पदार्थ होता है। अम्लीय होता है, वैसे तो दूध भी हल्का सा अम्लीय होता है, लेकिन इसमें अम्लता थोड़ी सी ज्यादा होती है। प्राकृतिक दूध की बात करें तो इसमें जो अम्लीयता पीएच का मान है तो वो 6.6 से 6.8 के बीच तक का रहता है। यानी कि इसमें जो अम्लीयता रहती है ये 0.12 से लेकर के 0.14 के बीच में रहती है, और मैक्सिमम इसके 0.16 भी हो सकती है। लेकिन जो खीस होती है इसमें अम्लीयता थोड़ी सी ज्यादा होती है, 0.2 से 0.4 के बीच में जनरली देखा जाता है। तो 0.32 के आसपास खीस की अम्लीयता रहती है। और ये अम्लीयता करती क्या है कि जब भी हम दूध को उबालेंगे तो दूध फट जाता है। वो किसके कारण से होता है? इसी अम्लीयता के कारण से होता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि खीस में प्रोटीन की मात्रा और ठोस पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है दूध की अपेक्षा। इसके बाद हम बात करें तो दूध घुलनशील पदार्थ इसमें अधिक हैं, जिसके कारण से इसका हिमांक -0.605 डिग्री सेल्सियस होता है। खीस का ये हिमांक है। अब बात करते हैं खीस में कौन कौन से संगठक है। तो खीस में एक तो क्लोराइड्स होते हैं। क्लोराइड्स का काम है इसमें विद्युत चालकता को बढ़ाना। तो क्लोराइड्स उपस्थित होने के कारण से खीस विद्युत का चालक भी होता है। वैसे तो देखा जाए तो दूध भी विद्युत का चालक होता है, लेकिन खीस जो है दूध की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा चालकता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोराइड्स की मात्रा दूध की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। आपेक्षिक घनत्व का मान भी दूध से इसका ज्यादा होता है। तो खीस का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये 1.040 से लेकर के 1.080 के मध्य इसका
आपेक्षिक घनत्व होता है। वैसे संघटक की बात की जाए तो दूध और खीस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। और जो मेन अंतर है वो ये है कि जो लैक्टोज है, जिसको हम दुग्धम कहते हैं, वो और दूसरा क्लोराइड, इसमें ही वेरिएशन है। तो खीस में देखा जाता है तो जो दुग्धम है ये तो कम पाया जाता है दूध की अपेक्षा, इसके अलावा क्लोराइड्स की मात्रा दूध की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है भाई, दुग्धम यानी लैक्टोज ये तो कम पाया जाएगा खीस में, और जबकि जो क्लोराइड्स है ये ज्यादा पाया जाएगा। इसके अलावा वसा की बात करें तो ये पशुओं के ऊपर डिपेंड करता है, पशु कैसा है, मजबूत है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो उसमें ज्यादा वसा पाई जाएगी, और बीमार कमजोर है तो वो उसमें वसा कम पाई जाएगी। कुल मिलाकर के पशु की अवस्था पर निर्भर करता है। इसके अलावा खीस में कुछ अन्य पदार्थ या अन्य ठोस भी पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें राख, क्लोराइड, कैसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, तो ये भी उस खीस में पाए जाते हैं। इन सब का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वो अभी मैं आगे बात करने वाला हूं। अब बात करते हैं खीस का क्या महत्व है। तो खीस की जो प्रकृति होती है नवजात शिशु के लिए लैक्टेटिव प्रकृति की होती है, यानी कि आरेचक गुण वाली प्रकृति होती है। अब ये आरेचक गुण होता क्या है कि जब भी बछड़े को इसको पिलाएंगे तो हल्का सा दस्त जाएगा, हल्का पतलापन उसका मल निकलेगा। हल्का पतलापन से क्या होता है, उसके शरीर में जो भी गंदगी थी वो बाहर निकल जाती है। किसके कारण से? इस खीस को पिलाने से। एक्चुअल में होता क्या है, जब बछड़ा पेट में अंदर होता है पशु के, तो उसमें जो पालन पोषण होता है, उसका जो पोषण होता है वो गर्भनाल के द्वारा होता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बछड़े का जन्म हुआ, वो काट दी जाती है। अब वो पेट में जो उसके गंदगी भरी है तो वो किसके द्वारा बाहर निकलेगी? तो वो जो गंदगी है उसको म्यूकोनियम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? म्यूकोनियम कहा जाता है। और जब ये खीस इसको पिलाएंगे तो वो म्यूकोनियम मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो खीस है ये जरूरी है उसका पेट साफ करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, बछड़े में दस्त पैदा करता है, जिससे कि मल है आसानी से बाहर निकल जाता है। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? आरेचक प्रकृति की खीस होती है। दूसरी बात, अभी हमने बात की, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्योंकि ये जो दूध आ रहा है कहां से आ रहा है? माता से। तो माता से जो दूध आ रहा है इसमें एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं, और जो कि जो बछड़े इसके शरीर में दूध के द्वारा प्रवेश करती हैं। तीसरी बात देखिए, ये खीस जो है ये जरूरी होता है शिशु के लिए, जिसकी बात मैंने अभी बता दी क्यों जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें पोषक पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये दो विटामिन से जो इसमें अधिक होते हैं, और ये विटामिन बच्चे में होने वाले संक्रामक रोगों से उस बछड़े की या जो भी पशु का बच्चा है उसकी रोग प्रतिरोधकता या संक्रामक रोगों से बचाव करता है। इसके अलावा खीस में लोहा भी होता है, आयरन जिसको कहते हैं, लोहा तत्व की मात्रा बढ़ाती है। लोहा किस में होता है? आरबीसी में। तो आरबीसी की मात्रा भी बढ़ेगी। दूसरा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। अब ये दोनों प्रोटीन और लोहा, ये दोनों क्या काम करते हैं? हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं कि बछड़े को कितना खीस पिलाना चाहिए। तो बछड़े के बाहर का लगभग 1/10 भाग खीस पिलानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है।
ये तो होगी खीस की बात। अब बात करते हैं क्रीम की। क्रीम क्या है? तो क्रीम एक दुग्ध पदार्थ है, दूध से ही प्राप्त किया जाता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कम से कम 20% वसा होनी चाहिए। वो आगे बात करेंगे क्रीम कैसे प्राप्त किया जाएगा, लेकिन ये प्राप्त कहां से किया जाएगा? दूध से प्राप्त किया जाएगा। और वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20% होनी चाहिए। अब वसा की मात्रा के आधार पे हमने क्रीम को 3 भागों में बांट दिया। एक तो है पतली क्रीम जिसको टेबल क्रीम के नाम से जानते हैं, दूसरा है मध्यम क्रीम जिसको व्हिपिंग क्रीम के नाम से जानते हैं, और तीसरा है गाढ़ी क्रीम जिसको रिच क्रीम के नाम से जानते हैं। और ये क्रीम का जो वर्गीकरण किया है ये वसा की मात्रा के आधार पर किया है। यदि क्रीम में वसा की मात्रा 20 से 25% है तो उसको पतली क्रीम कहेंगे, 25 से 45% है तो उसको मध्यम क्रीम कहेंगे या व्हिपिंग क्रीम कहेंगे, और 45% से ज्यादा है तो उसको गाढ़ी क्रीम कहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 25 से 45 के बीच में ये रेंज है, और इसके आधार पर ही हम क्रीम का वर्गीकरण करते हैं। 20 से 25 है तो पतली, 25 से 45 है तो मध्यम, और 45 से ज्यादा है तो गाढ़ी क्रीम। ये मात्रा के आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। अब बात करते हैं कि क्रीम निकालते कैसे हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें 2 विधियां हम काम में लेते हैं, एक है जर्सी क्रीम विधि और दूसरा है अपकेंद्रीय बल विधि। जो दूसरी विधि है अपकेंद्रीय बल विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है और वैज्ञानिक विधि है। फिर भी हम देख लेते हैं जर्सी क्रीम विधि। इसमें क्या है, एक बर्तन होता है जो कि 2 परतों का बना हुआ रहता है, और इनके बीच में खाली स्थान होता है जिसमें 88 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म पानी भरते हैं और फिर जाकर के उसमें से क्रीम निकालते हैं। ठीक है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान में रखना है कि कितनी विधियों से अपन क्रीम निकालते हैं। तो एक तो जर्सी क्रीम विधि और दूसरी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल विधि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ विधि है और दूसरी ये वैज्ञानिक विधि है, ये भी ध्यान में रखना। इसका सिद्धांत है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह काम करती है। इसमें जो उपकरण काम में लेते हैं, सेपरेटर नाम है उसका, सेपरेटर उपकरण काम में लेते हैं, और इसमें पतली हो चाहे गाढ़ी हो सभी प्रकार की क्रीम आसानी से निकाली जा सकती है। और ये जो बाउल होता है ये सेपरेटर के बीच में होता है जो कि दूध को क्रीम से अलग करता है। इसमें क्या करते हैं, दूध को रख करके और राउंड राउंड घुमाते हैं जिससे अपकेंद्रीय बल के कारण से क्रीम दूध से अलग हो जाती है। तो सिद्धांत समझ में आ गया, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अब जो क्रीम है इसकी बात करें तो इसका घनत्व और दूध के घनत्व में क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो दूध होता है उसका घनत्व कितना होता है, 1.028 से लेकर के 1.032 के बीच में दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है, और इसमें जो वसा होती है उसका घनत्व 0.93 होता है। अब इसका घनत्व कम है तभी तो दूध से ऊपर क्रीम तैरती है, हल्की होती है दूध से। क्यों हल्की होती है? क्योंकि इसका घनत्व कम है। तो वो क्या है, दूध के ऊपर तैरते क्रीम। यदि हम इस क्रीम को निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व का मान बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने उसमें हल्की चीजें निकाल ली। तो अब जो दूध बनेगा इसका घनत्व ज्यादा होगा, और उसी दूध को हम सेपरेटर दूध के नाम से जानते हैं। जो सेपरेटर दूध बचा है उसका जो घनत्व होता है ये 1.037 होता है, जबकि दूध का 1.028 से लेकर के 1.032 के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मक्खन की। मक्खन क्या है? यह भी एक दुग्ध पदार्थ है।
जब आपने देखा होगा दही जमाते, दही जमाने के बाद में तो छाछ बिलोते हैं, तो छाछ बिलोने के बाद में जो वाइट वाइट पदार्थ जो निकलता है उसको हम मक्खन कहते हैं। ये एक दुग्ध पदार्थ है जो कि दूध या क्रीम को मथने के बाद में हमें प्राप्त होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें वसा की मात्रा 80% से कम नहीं होनी चाहिए। क्रीम में तो 20% ही होनी चाहिए, 20% से कम नहीं होनी चाहिए, 20 से ज्यादा ही होनी चाहिए, 20 से 45 तक की रेंज वहां पर दी है। अब क्रीम को मथने के बाद में हमें प्राप्त होता है मक्खन, जिसमें वसा की मात्रा 80% से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें पानी की मात्रा 16% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वसा विहीन ठोस 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे वसा की मात्रा ध्यान में रखनी है कि वसा 80% से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं घी के बारे में। अब मक्खन को भी गर्म करके, अब इसमें बहुत जल भी है और वसा विहीन ठोस भी है, तो ये तत्व है, इनको भी हमको हटाना है। तो अब ये हटेंगे कैसे? मक्खन को हम करेंगे गरम करेंगे तो जो अनवांछित पदार्थ हैं वो वहां से निकल जाएंगे और हमारे पास जो पदार्थ प्राप्त होगा पीला पीला, उसको हम घी कहेंगे। तो घी प्राप्त किससे हो रहा है? मक्खन से प्राप्त हो रहा है। तो ये घी भी एक दुग्ध पदार्थ होता है, क्योंकि ये सारे पदार्थ हैं जो दूध से ही प्राप्त हो रहे हैं। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। ठीक है, तो इस कारण से घी को हम दुग्ध पदार्थ कहेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वसा की मात्रा 99% होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि इसको सामान्य ताप यानी कि कमरे के ताप पर यदि रखें, ये कमरे का ताप वैसे देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इससे हल्के से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर रखें तो ये अर्ध तरल अवस्था में रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अच्छा घी होता है इसमें नमी की मात्रा 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी रहेगी तो थोड़ा घी खराब हो सकता है नमी के कारण से। तो इस कारण से 0.5% से ज़्यादा इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो है इसमें वसा की मात्रा, क्योंकि वसा की मात्रा के आधार पर ही हम क्रीम को, मक्खन को, घी को अलग अलग कर पा रहे हैं। कैसे? कि सबसे पहले दूध पदार्थ प्राप्त हुआ, दूध में से हमने क्रीम को अलग किया, क्रीम को अलग किया तो उसमें वसा की मात्रा हमने देखी कि 20% से ज्यादा है। ठीक है, अब क्रीम को मथने के बाद में हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है वो है मक्खन, जिसमें वसा की मात्रा 80% से ज्यादा है। अब उसको भी गर्म करके हमने उसमें से नमी या अन्य पदार्थ निकाल दिए। अब जो और प्योरीफाइड पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है वो है घी, जिसमें 99% हमें वसा मिलती है, सबसे ज्यादा वसा मिलती है, ऊर्जा भी सबसे ज्यादा मिलती है, और वो है घी। तो ये बात थी जिसमें हमने 3-4 दुग्ध पदार्थों के बारे में बता दिया है, जिसमें हमने खीस बताई सबसे पहले, खीस के बाद में क्रीम, क्रीम के बाद में मक्खन और मक्खन के बाद में घी। उम्मीद करता हूं कि ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।